आइए समझते हैं कोशिका। कोशिका की खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने की थी। कार्क अर्थात पेड़ की छाल में जिसको बोलते हैं कॉर्क को उन्होंने पेड़ की छाल में देखा गया। पेड़ की छाल को जब उसने माइक्रोस्कोप अर्थात सूक्ष्मदर्शी की सहायता से जब उसे जूम कर देखा तो उसमें देखा कि उसमें कमरे के आकार के अर्थात चौकोर आकार की आकृति देखने को मिली। जैसी चौकोर आकृति देखने को मिली तो रॉबर्ट हुक ने उसको कहा सेलुलिया। क्या कहा गया? सेलुलिया अर्थात लैटिन भाषा में उसको बोलते हैं कमरा, जिसे उसने कोशिका का नाम क्या दिया? सेल, CELL। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में की थी। और जब कोशिका की खोज की तो कोशिका की खोज का श्रेय सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक को जाता है और सेल जो कोशिका का नाम सेल दिया गया वो भी रॉबर्ट हुक ने ही दिया था, अर्थात कोशिका का नामकरण भी रॉबर्ट हुक ने किया। लेकिन एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने 1674 ईस्वी में तालाब में ताजे पानी के जल से बैक्टीरिया से कोशिका की खोज कर दी। तो प्रश्न पूछा जाता है कि जीवित कोशिका की खोज किसने की? तो जीवित कोशिका की खोज की थी एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने, जिसे फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी अर्थात जीवाणु का जनक अर्थात जीवाणु शब्द या जीवाणु की जिसने खोज की ल्यूवेनहॉक ने, उन्होंने जीवित कोशिका की खोज कर दी। और मृत कोशिका की खोज का श्रेय जाता है रॉबर्ट हुक को। कोशिका का जो प्रमुख भाग होता है उसको बोलते हैं केंद्रक। तो केंद्रक की खोज कर दी रॉबर्ट ब्राउन ने और कोशिका की खोज कर दी रॉबर्ट हुक ने। समझते हैं इस प्रकार, जैसे इसको बोलते हैं कोशिका। ये पूरी क्या है? कोशिका। कोशिका के अंदर मेन पार्ट पाया जाता है केंद्रक। क्या पाया जाता है? केंद्रक, सेंटर जिसे बोलते हैं केंद्रक। केंद्रक की खोज कर दी रॉबर्ट ब्राउन ने। देखिए इन प्रश्नों के अनुसार ये देखा जा रहा है कि जैसे अगर हम देखें तो इस दुनिया में जो सबसे बड़ी कोशिका है वो शुतुरमुर्ग की अंडे की है। तो सबसे बड़ी जो कोशिका है वो शुतुरमुर्ग के अंडे की, तथा सबसे छोटी कोशिका है माइक्रोप्लाज्मा। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की तथा सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा में। लेकिन अगर शरीर के अंदर देखा जाए तो सबसे बड़ी कोशिका है महिला के अंदर पाया जाता है ओवम, जिसे बोला जाता है अंडाणु। और पुरुष के अंदर सबसे छोटी कोशिका पाई जाती है जिसे बोलते हैं स्पर्म अर्थात शुक्राणु। तथा सबसे लंबी कोशिका है मानव की तंत्रिका कोशिका, मस्तिष्क में पाई जाती है, जिसे बोलते हैं न्यूरॉन सेल। अर्थात लंबी और बड़ी में अंतर समझिए। लंबी का मतलब होता है सिर्फ पतली होगी लेकिन लंबी होगी, और बड़ी में क्या रहता है? बड़ी में लंबी के साथ साथ उसमें मोटाई अर्थात ब्रीथनेस भी होगी। ब्रीथ होने के साथ साथ लेंथ भी रहती है, उसको बोलते हैं बड़ी। तो सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु, ओवम इंग्लिश में बोलते हैं, महिला में पाई जाती है, और पुरुष में पाया जाता है स्पर्म अर्थात शुक्राणु। देखिए तो सबसे ज़्यादा कोशिका का विभाजन हमारे मस्तिष्क में न्यूरॉन सेल का नहीं होता, लेकिन सबसे ज़्यादा कोशिका का विभाजन लीवर में, सबसे ज़्यादा कोशिका विभाजन होता है लीवर में। अर्थात प्रश्न पूछता है कि सबसे ज़्यादा हमारे शरीर में कोशिका विभाजन किस में होता है? तो कोशिका विभाजन होता है लीवर, जिसे बोलते हैं यकृत। और सबसे कम विभाजन होता है न्यूरॉन सेल का। इसीलिए प्रशासन हमेशा कहता है कि आपको हेलमेट लगाकर चलना चाहिए, क्योंकि अगर लीवर का सर्वाधिक कोशिका विभाजन हो जाने की वजह से इसमें ये दोबारा अपने आप को रिजनरेट अर्थात सही कर लेता है, लेकिन जो मस्तिष्क रहता है ये रिजनरेट नहीं कर पाता है। सुनिए अब मैं इसमें समझाता हूं कि कोशिका झिल्ली कैसे काम करती है। कोशिका के अंदर बहुत सारे पार्ट हैं। जैसे कोशिका के अंदर सबसे पहले पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया, फिर पाया जाता है अंतःप्रदव्य जालिका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फिर पाया जाता है राइबोसोम, फिर पाया जाता है सेंट्रोसोम, फिर पाया जाता है तारककाय, फिर पाया जाता है लाइसोसोम। लाइसोसोम के पाया जाता है लवक, लवक के पूरे वैक्यूल्स अर्थात लवक पाया जाएगा जिसे बोलते हैं प्लास्टिड, फिर पाया जाता है वैक्यूल्स जिसे बोलते हैं रसधानी, फिर पाया जाता है प्लास्टिड अर्थात लवक, फिर पाया जाता है सेल मेम्ब्रेन अर्थात कोशिका झिल्ली, और इसमें पाया जाता है जीवद्रव्य। इन सबको हम डिटेल से पढ़ते हैं, लेकिन मैं सर्वप्रथम आपको समझा दूं कि देखिए कोशिका का जो प्रमुख भाग है वो होता है केंद्रक। सबसे पहले हम समझते हैं कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली कोशिका के चारों तरफ एक आवरण की तरह कार्य करती है। कोशिका के चारों तरफ एक आवरण की तरह कार्य करती है। कोशिका के चारों तरफ एक आवरण की तरह कार्य करती है, जो इसे क्या करती है? सुरक्षात्मक और बाहरी वातावरण से सुरक्षा प्रदान करती है, और एक कोशिका से दूसरी कोशिका के बीच में अंतर स्पष्ट करती है।
इसे इंग्लिश बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। कोशिका झिल्ली अर्धपारगम्य होती है। अर्धपारगम्य अर्थात कोशिका ये समझती है कि शरीर में किस वस्तु को आने देना है, कोई बैक्टीरिया, फंगस, कुछ भी अपने समझ के हिसाब से। कोशिका अर्धपारगम्य का मतलब होता है जरूरत के हिसाब से आने देगी और जरूरत के हिसाब से जाने देगी। कोशिका झिल्ली देखो, पौधों में जो कोशिका झिल्ली होती है वो सेलुलोज की बनी रहती है। सेलुलोज एक बाहरी आवरण है जो पौधे को क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। और पौधे के सेलुलोज के अंदर पाई जाती है कोशिका झिल्ली। तो पूछता है, देखो एक होती है पादप कोशिका, एक होती है जंतु कोशिका। तो सेलुलोज जो बनी होती है, पादप कोशिका में जो बाहरी परत होती है वो सेलुलोज की बनी होती है और उसके अंदर पाई जाती है कोशिका झिल्ली। तो पादप अर्थात पौधे में सेलुलोज भी पाया जाता है, सेलुलोज की झिल्ली, और इसमें पाया जाता है कोशिका झिल्ली। लेकिन सिर्फ जो जंतु कोशिका होती है, जंतु कोशिका में सिर्फ पाया जाता है कोशिका झिल्ली, उसमें सेलुलोज नहीं पाया जाता। अब सेलुलोज समझ रहे होंगे सेलुलोज क्या है। तो जब कभी भी आप कैप्सूल खाते हैं तो कैप्सूल के ऊपर का जो बाहरी आवरण होता है वो सेलुलोज का ही बना रहता है। सेलुलोज इतना पतला रहता है कि जब उसे खाते हैं, जैसे हमारे पेट में अर्थात आमाशय में जाता है, स्टोमक में, तो वो धीरे धीरे न्यूट्रलाइज हो जाता है। और जैसे जैसे धीरे धीरे न्यूट्रलाइज होगा तो मतलब सेलुलोज क्या है, अगर सेलुलोज को पतला करके खाया जाए तो जो कैप्सूल की बाहरी आवरण की परत होती है वो सेलुलोज की बनी होती है। अर्थात देखिए, अगर पादपों में सेलुलोज की जरूरत क्यों पड़ी, जैसे देखा जाए तो क्योंकि पेड़ है ना एक जगह रहते हैं और पेड़ बहुत सारे बारिश, तूफान, आंधी और यहाँ तक कि कभी कभी कोई है किसी वाहन से अगर कोई टकरा जा रहा है, कोई घाव दे जा रहा है, तो उनकी जो बाहरी परत होना चाहिए उसे प्रकृति जान रही थी कि इसको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए उसकी जो बाहरी परत थी वो सेलुलोज की बना दी गई। और हमें इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी, तो हमारी सिर्फ तो पादप में सेलुलोज और कोशिका झिल्ली दोनों पाई जाती है, लेकिन मानव शरीर में कोशिका झिल्ली बस पाई जाती है जो मानव शरीर की कोशिका है। देखिए, कोशिका मानव शरीर की सबसे छोटी क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है। क्रियात्मक उसे कहते हैं जो अच्छी तरीके से कार्य करे, और संरचनात्मक जो एक संरचना बना दे। जैसे बहुत सारी कोशिका मिलकर ऊतक निर्माण कर देती हैं। ऊतक अर्थात टिश्यू, छोटी छोटी कोशिकाएं मिलकर क्या निर्माण करती हैं, ऊतक का। तो हमारा जो शरीर बना हुआ है वो बना ही है कोशिका से। देखिए, अब समझते हैं कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली के बाद हम आ जाएंगे माइटोकॉन्ड्रिया। देखो, माइटोकॉन्ड्रिया को समझते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया का है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, माइटोकॉन्ड्रिया को शरीर की ऊर्जा मुद्रा कहते हैं और कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। अर्थात विद्युत ऊर्जा या अर्थात ये क्या करता है, माइटोकॉन्ड्रिया शरीर में ऊर्जा का निर्माण कर देता है। देखिए, वैज्ञानिक एक क्रेब्स थे, वैज्ञानिक क्रेब्स ने क्रेब्स साइकिल बताया था। अर्थात क्रेब्स चक्र उसे कहते हैं जब हम सांस लेते हैं तो सांस में 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन और 0.03% लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन जब हम निकालते हैं तो 78% तो हम नाइट्रोजन निकाल देते हैं और 21% जो कार्बन ले रहे थे उसमें 21% जो ऑक्सीजन ले रहे थे उसमें से 17% ऑक्सीजन को हम वापस कर देते हैं और 4% ऑक्सीजन को हमारा शरीर यूज में ले लेता है, जिसमें से फेफड़े ऑक्सीजन को छानकर माइटोकॉन्ड्रिया के पास ऑक्सीजन को सप्लाई देते हैं ब्लड के साथ। अब माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, माइटोकॉन्ड्रिया ऑक्सीजन से ऑक्सीशोषण करता है। और देखिए, हम सिर्फ सांस लेने की वजह से जिंदा नहीं है, सांस लेने में हमें ऑक्सीजन प्राप्त होती है और ऑक्सीजन से हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन से हम खाने को पचाने का कार्य करते हैं। तो देखिए, जब माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, माइटोकॉन्ड्रिया का काम ही है, माइटोकॉन्ड्रिया का काम यह है कि ये शरीर के अंदर भोजन का निर्माण करता है और ऑक्सीजन अर्थात ऑक्सीजन के साथ लेकर ग्लूकोज का निर्माण कर देता है और 38 एटीपी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट बोलते हैं, एटीपी 38 एटीपी का निर्माण कर देता है, जिसे बोलते हैं हम, जिसमें 38 एटीपी मिलकर एक ग्लूकोज का निर्माण कर देते हैं। अब ग्लूकोज ही हमारी शरीर में सबसे छोटी और प्रमुख इकाई है, जो चाहे जो वस्तु मतलब प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा,
फैट, कुछ भी किसी भी तरीके से हम खाते हैं, फाइनली उसे टूटना ग्लूकोज में ही है। तो 38 एटीपी का निर्माण कर देते हैं। कौन 38 एटीपी का निर्माण कर देता है? माइटोकांड्रिया। और इसीलिए माइटोकांड्रिया ऊर्जा को स्टोर करता है। तो इसलिए ऊर्जा देखो, तो माइटोकांड्रिया को क्या कहा जाता है? कोशिका का ऊर्जा ग्रह। और इसको बताया था अल्टमैन ने। तो माइटोकांड्रिया की जो खोज की थी और इस प्रोसेस को बताया था अल्टमैन ने। और जो क्रेब्स वैज्ञानिक थे, क्रेब्स ने बताया था ऑक्सीजन के साथ टूटता कैसे है, इसलिए इसे क्रेब्स चक्र या क्रेब्स साइकिल कहते हैं। कोशिका के अंदर क्या पाया जाता है? माइटोकांड्रिया, जिसे वैज्ञानिक अल्टमैन ने खोजा था। वैज्ञानिक अल्टमैन ने इसको बताया था, अल्टमैन। इसके बाद देखिए समझते हैं, देखिए कोशिका के अंदर जो ये लिक्विड है इसे बोलते हैं जीवद्रव्य। क्या बोलते हैं? जीवद्रव्य। जीवद्रव्य का काम क्या है? जीवद्रव्य में 80% क्या रहता है? जीवद्रव्य में 80% रहता है प्रोटीन। इसे वैज्ञानिक पुरकिंजे ने बताया था। इसे वैज्ञानिक पुरकिंजे ने यह बताने का प्रयास किया कि कोशिका में जो कोशिका में भरा हुआ है इसमें 80% क्या है? प्रोटीन। 80% है इसमें प्रोटीन। 80 पुरकिंजे, 80% प्रोटीन और लगभग जल का मिश्रण रहता है, जिसमें से क्या करता है? कोशिका में अगर जीवद्रव्य कम हो जाता है, अर्थात जब जीवद्रव्य की मात्रा कम होने लगती है तो हमें प्यास का अनुभव होता है। कभी कभी क्या होता है? डिहाइड्रेट ज़्यादा हो जाना होता है। तो कोशिका से जब ये पानी निकल सा जाता है, जीवद्रव्य निकल जाता है, तो इससे हमारी मौत हो सकती है। इसलिए पुरकिंजे ने जीवद्रव्य को जीवन का आधार बताया। कहा कि यह जीवन का क्या है? आधार। जीवद्रव्य क्या है? जीवन का आधार। इसके बाद समझते हैं, देखिए कोशिका के अंदर लिक्विड भरा हुआ है। कोशिका के अंदर लिक्विड भरा हुआ है, मान लीजिए हमें कोई जोर की टक्कर मार दे तो कोशिका तो फट जाएगी। तो कोशिका को अंदर से सुरक्षात्मक अर्थात सुरक्षा देने के लिए भी कोई होना चाहिए। तो कोशिका को जो अंदर से सुरक्षा देता है उसे बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको बोलते हैं हिंदी में अंतःप्रद्रव्य जालिका। ये क्या करता है? कोशिका को अंदर से कंकाल अर्थात जिस प्रकार हमारा शरीर खड़ा रहता है तो हड्डियों का एक ढांचा है जिससे हमारा शरीर क्या है? स्टैंड पोजीशन में रहता है। उसी प्रकार कोशिका को अंदर से सुरक्षा प्रदान करने के लिए, सुरक्षा आवरण प्रदान करने के लिए पूछता है कि कोशिका का कंकाल किसे बोला जाता है? तो कोशिका का कंकाल अंतःप्रद्रव्य जालिका को बोला जाता है। देखिए तो अंतःप्रद्रव्य जालिका, लेकिन वैज्ञानिकों ने ये देखा कि अंतःप्रद्रव्य जालिका तो ये है, लेकिन जब अंतःप्रद्रव्य जालिका को और जूम करके देखा गया तो उसमें दो प्रकार की चीज़ें देखने को मिली। एक ऊपर वाले में देखने को मिला स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे बोलते हैं ER, SER, अर्थात स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और नीचे वाले में देखा गया तो नीचे वाले में देखने को मिला रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ऊपर वाले में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, नीचे वाले में देखा गया रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इससे ये देखिए अब प्रश्न बनता है कि स्मूथ अर्थात चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका क्या है और नीचे वाले का रफ अर्थात खुरदुरी अंतःप्रद्रव्य जालिका क्या है। देखिए जिस प्रकार हमारा चेहरा जब हम यंग एज में होते हैं तो हमारे चेहरे में क्या रहता है? हमारे चेहरे में रहता है ग्लो, अर्थात हमारा चेहरा चमकदार शाइनिंग रहता है। जैसे जैसे शरीर हमारा बूढ़ा होता जाता है तो उसमें फैट अर्थात वसा की मात्रा घटती जाती है। और जैसे ही वसा की मात्रा घटती जाएगी तो हमारे शरीर में झुर्रियाँ अर्थात रिंकल्स पड़ जाती हैं। आप बहुत बुजुर्ग बूढ़े लोगों को देखेंगे तो उनके शरीर में हल्की हल्की झुर्रियाँ नहीं, कायदे से झुर्रियाँ पड़ी रहती हैं। झुर्रियाँ पड़ने में सबसे बड़ा योगदान है अंतःप्रद्रव्य जालिका का। अंतःप्रद्रव्य जालिका अर्थात स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये क्या करती है? फैट अर्थात वसा का संचय करती है। जैसे फैट अर्थात वसा का संचय करेगी, फैट और वसा का संचय करने में क्या रहता है कि इसको संचय करने में हमारे चेहरे पर ग्लो अर्थात हमारा चेहरा चिकना दिखता है। तुम बहुत सारे लीडर को देखोगे जो विश्व के बहुत बड़े बड़े लीडरशिप है, जैसे रूस के वैज्ञानिक हैं, राष्ट्रपति कह दीजिए व्लादिमीर पुतिन लगभग 70 साल के ऊपर है, लेकिन उनके चेहरे पर झुर्रियाँ नहीं हैं। वो क्या करते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम
में जो ये रहता है जिसे बोलते हैं स्मूथ, अर्थात चिकना जो फैट रहता है उसे इंजेक्शन के माध्यम में गाल में लगवा लेते हैं, जिससे उनकी कोशिकाएं में क्या जाता है, कोशिकाएं पूरी तरीके से फूल जाती हैं और चेहरे में लगता है कि ये भी यंग एज के हैं। वो इसलिए दिखाना चाहते हैं कि एक अंतर्राष्ट्रीय एक मैसेज पहुंचता है कि हम अभी यंग हैं और देश को सुरक्षा और देश को चलाने में मैं पूरी तरीके से सक्षम हूँ। तो उसमें आपका क्या नहीं आता, बुढ़ापा नहीं आता है। तो जैसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अर्थात खुरदुरी अंतःप्रदप जालिका, यह कहता है कि जब इसको खोज कर देखे गए तो इसमें रवेदार अर्थात छोटे छोटे रवेदार चीज़ें देखने को मिली, जिसको वैज्ञानिकों ने कहा राइबोसोम। क्या कहा, राइबोसोम। तो इसी के अंदर जब खोज कर देखा गया तो हमें इस तरह का दिखाई दिया जिसे बोला गया राइबोसोम। राइबोसोम क्या करता है, राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण कर देता है, राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण कर देता है। और देखोगे तो जब हम जन्म लेते हैं, जन्म से लगभग 1 साल से 15 से 20 साल की उम्र तक हमें सर्वाधिक प्रोटीन की जरूरत पड़ती है। इसीलिए जो डॉक्टर रहते हैं वो सलाह देते हैं कि हमको बच्चों को दाल का पानी देना चाहिए या दाल खिलानी चाहिए। दाल में सर्वाधिक प्रोटीन लगभग 44%, 40 से 44% के बीच में दालों में प्रोटीन पाई जाती है। तो दाल का जैसे प्रमुख राज्य है हमारा मध्य प्रदेश, जिसे सोया प्रदेश कहते हैं। दालों में भी सबसे अग्रणी दाल है सोयाबीन। अर्थात प्रोटीन क्या करती है, प्रोटीन राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण कर देता है। और प्रोटीन का कार्य है शरीर में, प्रोटीन का काम है जैसे विटामिन का काम है शरीर का सुरक्षा, शरीर की रोगों से सुरक्षा करनी है, उसी प्रकार प्रोटीन का काम है शरीर का निर्माण करना। अर्थात हम 1 से 15 साल के एज में देखोगे कि कोई बच्चा पहले देखोगे 6 महीने में छोटा सा है, 1 साल में बड़ा होता है, 2 साल में और बड़ा होता है, 3 साल में और बड़ा, अर्थात वो लगातार ग्रोथ करता चला जाता है। जब वो लगातार ग्रोथ करता है तो उसमें क्या करते हैं, हड्डियाँ हमारी बढ़ती हैं, जिसे बोलते हैं हड्डियों के निर्माण में प्रोटीन का सर्वाधिक योगदान है। तो शुरुआती फेज में राइबोसोम हमारा बहुत ज़्यादा, राइबोसोम का शरीर के विकास में बहुत ही ज़्यादा योगदान है। इसीलिए प्रोटीन निर्माण की फैक्ट्री किसे बोला जाता है, राइबोसोम को। देखिए अंतःप्रदप जालिका के अंदर ऊपर पाया गया स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अर्थात चिकनी, ऊपर वाला रहेगा चिकनी अंतःप्रदप जालिका, और इसे बोलेंगे खुरदुरी अंतःप्रदप जालिका। इतना आपको समझ में आया होगा। अब समझते हैं, देखिए अब समझते हैं हम सेंट्रोसोम को। सेंट्रोसोम क्या करता है, सेंट्रोसोम कोशिका का विभाजन कर देता है। सेंट्रोसोम यह हिंदी में बोलते हैं तारक काय, ये हमारी कोशिका का विभाजन कर देता है। देखिए मैं आपको समझाता हूँ सेंट्रोसोम के बारे में। जैसे अभी 2020 में जब कोरोना चल रहा था तो कोरोना के पीरियड में, कोरोना के कार्यकाल में कोरोना क्या करता था, कोरोना हमारे शरीर में अटैक करता था। कोरोना एक कोशिकीय जीव है, अर्थात हम आंखों से उसको नहीं देख सकते हैं, लेकिन जैसे ही शरीर में अटैक करता था तो कोरोना में एक क्वालिटी थी कि वो क्या करता था, केंद्रक को ही क्या करता था, केंद्रक को अपने बंधक बना लेता था। और जैसे केंद्रक को बंधक बना लेता था, जैसे केंद्रक को बंधक बना लेता था तो केंद्रक, देखो जिस प्रकार पूरे शरीर में मस्तिष्क का नियंत्रण रहता है, उसी प्रकार कोशिका में केंद्रक का नियंत्रण रहता है। और कोरोना वायरस करता क्या था, कोरोना वायरस केंद्रक को ही अपने कंट्रोल में ले लेता था, और जो भी पूरी कोशिका का नियंत्रण कर रहा था वो कोरोना के कंट्रोल में काम कर रहा था। जैसे सेंट्रोसोम है, सेंट्रोसोम का काम है कोशिका का विभाजन कर देना। कोशिका के विभाजन में क्या है, जैसे एक सेंट्रोसोम चाहेगा तो इस प्रकार की अनंत कोशिकाएं बना सकता है, लेकिन केंद्रक अपनी समझ के अनुसार जितनी हमें ज़रूरत है, ज़रूरत के हिसाब से कोशिका का निर्माण करवाता है। लेकिन जब इसमें कोरोना अटैक कर दे रहा था तो कोरोना कंट्रोल में कर ले रहा था केंद्रक को। केंद्रक से कहता था कि तुम सेंट्रोसोम को आदेश दो, और सेंट्रोसोम को यह आदेश दो कि ये मेरी तरह के, अर्थात सेंट्रोसोम को हम बोल सकते हैं जीरोक्स मशीन या फोटोकॉपी मेथड, अर्थात जिस प्रकार हम एक कॉपी से अनंत फोटोकॉपी निकाल सकते हैं, हजारों करोड़ों लाखों फोटोकॉपी निकाल सकते हैं फोटोकॉपी मशीन से, उसी प्रकार सेंट्रोसोम भी लाखों करोड़ों वायरस बना दे रहा था। जब किसको कंट्रोल में कर ले रहा था, केंद्रक को। केंद्रक आदेश देता था सेंट्रोसोम को कि जो ये कोरोना वायरस आया है, कोरोना वायरस जो इस तरह का रहता था, आया था, इसको खूब सारा बना दो। तो अटैक तो करता था एक, लेकिन शरीर के अंदर बहुत सारे कोरोना वायरस फैल जाते थे, और ये क्या करता था, लंग्स के अंदर जाके भर जाते थे। जब लंग्स के अंदर अर्थात फेफड़े के अंदर
जाके फेफड़े की सबसे छोटी कोशिका होती है एल्विलाई। एल्विलाई में जब छेद हो जाता है तो हमें टीबी अर्थात ट्यूबरक्लोसिस रोग हो जाता है। तो वो एल्विलाई का काम है ऑक्सीजन को फिल्टर करके शरीर में सप्लाई देना और जो भी अवांछित अर्थात जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन जो भी अवांछनीय गैस थी उनको मुंह के बाहर निकाल देना। लेकिन इसमें ये कि देखने को मिला कि जो कोरोना वायरस था, कोरोना वायरस अपने आप में एक सबसे ज़बरदस्त चीज़ कोरोना वायरस में कि कोरोना वायरस ये कह दे रहा था कि सेंट्रोसोम, कोरोना वायरस आदेश देता था केंद्रक को और केंद्रक ये कहता था सेंट्रोसोम को कि तुम इसको क्या कर दो, खूब सारी फोटोकॉपी निकाल दो। और ये जब खूब सारा कोरोना वायरस बहुत सारे बढ़ जाते थे पूरे शरीर में, ये लंग्स में जाके अटैक करते थे और लंग्स में पूरा वायरस भर जाता था, जिससे लोग सांस नहीं ले पाते थे और दम फूलने की वजह से लोगों की मौत हो जाती थी। तो देखो जितने भी सांस से संबंधित बीमारियां थी कोरोना वायरस जब कोरोना आया था तो सब ज़्यादा उन्हीं लोगों की मृत्यु हुई जिनको सांस लेने में तकलीफ थी, क्योंकि ऑलरेडी लोग पहले अपनी बीमारी से ग्रसित थे और इसके बाद कोरोना वायरस जाके लंग्स में बैठ जाता था जिससे प्रॉपर वैसे सांस नहीं ले पाता था और आदमी ज़बरदस्ती सांस लेता था। अधिक सांस न ले जाने की वजह से लोगों की क्या हो जाती थी, मौत। तो सेंट्रोसोम का काम है कोशिका का विभाजन करना। सेंट्रोसोम का काम ही है कोशिका का विभाजन करना, कोशिका का विभाजन करना, कोशिका का विभाजन, सेंट्रोसोम। और इसमें एक था कोशिका के बाद इसमें एक था सेंट्रोसोम हो गया और एक होता सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम के बाद हो गया अब इसमें लाइसोसोम, लाइसोसोम और लाइसोसोम के बाद है इसमें अभी एक रहेगी गोल्जी बॉडी जिसे बोलते हैं गोल्जी काय। गोल्जी बॉडी अर्थात गोल्जी काय की खोज की थी कैमिलो गोल्जी ने और कैमिलो गोल्जी ने ये बताया था, उन्हीं के नाम पर इसका नाम पड़ गया गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी अर्थात गोल्जी बॉडी का काम है कोशिका के अंदर ऊर्जा का परिवहन करना या कोशिका में जिसकी जिस हिसाब से ज़रूरत है वह गोल्जी बॉडी का काम है। कि तो इसका प्रमुख प्रश्न ही बनता है कि गोल्जी बॉडी का प्रमुख कार्य क्या है। गोल्जी बॉडी का प्रमुख कार्य है कोशिका के अंदर परिवहन करना, कोशिका के अंदर परिवहन करना। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोल जाता है, ऊर्जा ग्रह, अर्थात जैसे माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा बनाएगा तो उसको सप्लाई देने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया ने ऊर्जा तो यहाँ पर बना ली लेकिन सप्लाई कौन देगा, तो सप्लाई देगा आएगा गोल्जी बॉडी और गोल्जी बॉडी कहेगा भाई जितनी भी प्रोटीन जितना भी जो तुमने बना रखा है लो मैं सबको सप्लाई दे दो। तो ये केंद्रक, लाइसोसोम, सेंट्रोसोम, कोशिका द्रव, अंतःप्रतभ जालिका सब में बराबर बराबर सप्लाई कर देता है। तो गोल्जी काय अर्थात गोल्जी बॉडी को क्या बोला जाता है, कोशिका का परिवहन। कोशिका का परिवहन कौन करता है, गोल्जी काय या गोल्जी बॉडी, जिससे बोला गया जिसकी खोज की थी कैमिलो गोल्जी ने। देखिए कोशिका में सबसे अच्छी चीज़ एक है जिसको बोलते हैं लाइसोसोम। लाइसोसोम 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 क्या करता है, लाइसोसोम को बोला जाता है आत्मघाती थैली, या बोला जाता है एटम बम, या बोला जाता है सुसाइड मैन, जिसको बोलते हैं आत्मघाती थैली। आत्मघाती थैली देखिए ये है लाइसोसोम। क्या है, लाइसोसोम। लाइसोसोम का काम ही है कि लाश बना देना। देखिए जब छोटे छोटे बच्चे देखेंगे तो छोटे बच्चे मुंह से लार निकालते हैं, लार में एक उनमें प्रमुख एंजाइम पाया जाता है जिसे बोलते हैं लाइसोसोम। छोटे बच्चों की ज़्यादा केयर नहीं की जा सकती है, ज़्यादा छोटे बच्चों की जब केयर नहीं की जा सकती है तो प्रकृति ने इन्हें एक वरदान दे दिया। प्रकृति ने यह वरदान डिसाइड किया कि मान लीजिए कोई मक्खी, कुछ भी बैक्टीरिया, कीटाणु, फंगस कुछ भी आके उनके मुंह में बैठते हैं, यदि उनके मुंह में बैठ जाते हैं तो उन जो बैक्टीरिया वो खाएंगे और खाने के बाद जैसे पेट में जाएगी तो उनको क्या हो जाएगा, उनको कोई बीमारी हो सकती है। तो भाई हम बड़े हो गए हैं, हमारे मुंह में कुछ लग जाएगा तो हम साफ़ कर लेंगे, पानी से धुल लेंगे, लेकिन छोटे बच्चे तो नहीं जानते हैं। तो छोटे बच्चों के मुंह से जब लार निकलती है तो लार में प्रमुख एंजाइम पाया जाता है लाइसोसोम। जब छोटे बच्चे, इसलिए देखते हो कि छोटे बच्चे लार अर्थात लार का स्राव ज़्यादा करते हैं। जब लार का स्राव ज़्यादा होता है तो उसमें प्रमुख
प्रमुख चीज़ पाई जाती है लाइसोसोम। और लाइसोसोम क्या करता है, किसी भी चीज़ को लाश बना सकता है, अर्थात सब वस्तुओं को मार सकता है, बैक्टीरिया हो कुछ भी हो। इसीलिए छोटे बच्चे जो लार निकालते हैं वो प्रकृति का वरदान है और इससे अच्छा ही होता है, लेकिन मम्मी उसको तुरंत साफ कर देती है। ठीक है, केयर अगर मम्मी करती है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर केयर नहीं करती है, बच्चा खेलता है तो उसके मुँह से लार निकलती ही रहती है, ताकि अगर कोई मक्खी मुँह बैठे तो वो वायरस वहीं पर मर जाए, बैक्टीरिया वहीं पर नष्ट हो जाए और वह बच्चा सुरक्षित रहे। उसी प्रकार जब कभी कभी कोशिका में कोई समस्या होती है, तो जैसे मान लीजिए अब सेंट्रोसोम है जो कोशिका का विभाजन कर रहा था, या अंतःप्रदब जालिका है जो प्रॉपर वे से काम नहीं कर रही है, तो केंद्रक आदेश देता है लाइसोसोम का, लाइसोसोम इसके अंदर पाया जाता है पाचक एंजाइम। क्या पाया जाता है, पाचक एंजाइम। ये कहते हैं भैया लाइसोसोम बाबू आओ मेरे पास और चलो, ये ज़्यादा काम नहीं कर रहा, अब मेरा कहना नहीं मान रहा है, इसको उड़ा तो दो। तो ये आता है और यहाँ से थोड़ा सा अपना क्या करता है, पाचक एंजाइम छिड़क देता है और ये अंतःप्रदब जालिका ब्लास्ट, अर्थात अंतःप्रदब जालिका जलकर नष्ट हो जाती है। फिर केंद्र का आदेश देता है सेंट्रोसोम का कि जिस प्रकार अंतःप्रदब जालिका जो पहले वाला था ये काम नहीं कर रहा था, सेंट्रोसोम चलो इसी प्रकार का एक अंतःप्रदब जालिका कोशिका के अंदर बना दो जिससे हमें कोई समस्या ना हो। इसी प्रकार जब राइबोसोम या फिर मान लीजिए माइटोकॉन्ड्रिया अच्छे से काम नहीं करता, तो केंद्रक कहता है, केंद्रक का सेनापति एक प्रकार से लाइसोसोम कहता है बेटा माइटोकॉन्ड्रिया काम नहीं कर रहा, इसको पटक दो उठा के। तो ये आता है पाचक एंजाइम इसमें छिड़क देता है, जैसे पाचक एंजाइम इसमें छिड़क देता है माइटोकॉन्ड्रिया गया तेल लेने। फिर आता है, फिर ये आदेश देता है सेंट्रोसोम को, सेंट्रोसोम तुम तो फोटोकॉपी करना जानते हो, तो इसका काम फोटोकॉपी, इसका दिमाग उमाग नहीं है, काम तो केंद्रक का है। केंद्रक कहता है बाबू चलो माइटोकॉन्ड्रिया बना दो। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया नष्ट हो जाएगा तो सेंट्रोसोम इसी प्रकार का एक और माइटोकॉन्ड्रिया बना देगा। तो इसमें कोशिका में एक चीज़ आप देख रहे होंगे, प्रमुख केंद्रक, लेकिन कभी कभी लाइसोसोम केंद्रक से ही गुस्सा हो जाता है जो उसको आदेश दे रहा होता है। तो केंद्रक कहता है, मान लीजिए लाइसोसोम कोई प्रॉब्लम हो गई और कभी कभी केंद्रक अच्छे से काम या अपना नियंत्रण खो देता है, तो भी लाइसोसोम कहता है तुम अब डिस्टर्ब कर रहे हो सभी को, राजा अच्छा नहीं है। और जब राजा अच्छा नहीं है तो राजा अच्छा नहीं होने की वजह से लाइसोसोम आता है और यहाँ पर क्या करता है, ब्लास्ट कर देता है। और जैसे ब्लास्ट कर देगा तो पूरी कोशिका नष्ट हो जाएगी, इसीलिए इसे बोला जाता है आत्मघाती थैली। लाइसोसोम को बोला जाता है आत्मघाती थैली, लाइसोसोम को बोला जाता है आत्मघाती थैली, और बोला जाता है एटम बम। आत्मघाती थैली, लाइसोसोम होता है आत्मघाती थैली, आत्मघाती थैली, आत्मघाती थैली। कोशिका के अंदर एक पाया जाता है रसधानी अर्थात वैक्यूल्स। वैक्यूल्स क्या रहता है, ऐसा रहता है, देखा जाए तो जंतु कोशिका में वैक्यूल्स पाया जाता है और पादप कोशिकाओं में भी वैक्यूल्स अर्थात रसधानी पाया जाता है। रसधानी का काम है जल को स्टोर करना, तो पेड़ पौधों को जल की वैक्यूल्स अर्थात रसधानी, वैक्यूल्स अर्थात रसधानी, वैक्यूल्स को पेड़ पौधों को जल की अधिक जरूरत होती है। तो प्रश्न पूछा जाता है कि जंतु कोशिका और पादप कोशिका में रसधानी सर्वाधिक बड़ी किसमें पाई जाती है, तो सबसे बड़ी पाई जाती है पादप कोशिका अर्थात पौधों पर प्लांट, पौधों पर पाई जाती है सबसे बड़ी, क्योंकि क्या करती है, इसको जल की अधिक जरूरत रहती है, अधिक ज़रूरत होने की वजह से जल में वैक्यूल्स बहुत बड़ा होता है और ये पानी को स्टोर कर लेती है। जंतु कोशिका में हमें जल की ज़रूरत तो रहती है, लेकिन कोशिका अर्थात पौधे की अपेक्षा कम ज़रूरत रहती है। तो पादप कोशिका में वैक्यूल्स अर्थात रसधानी बहुत अधिक या बड़ी मात्रा में पाई जाती है। देखिए इसमें से लगभग लाइसोसोम की खोज की थी डी डुवे ने, लाइसोसोम की खोज की थी डी डुवे ने। तो पूछता लाइसोसोम को किसने खोजा था, तो लाइसोसोम की खोज ही की थी डी डुवे। देखिए इसमें अब एक पाया जाता प्लास्टिड, प्लास्टिड जिसे बोलते हैं लवक, प्लास्टिड जिसे बोलते हैं लवक, प्लास्टिड। प्लास्टिड क्या करता है, प्लास्टिड का काम ही है पेड़ पौधों में भोजन का निर्माण कर देना। पौधों में प्लास्टिड जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता, अर्थात हमारे अंदर प्लास्टिड नहीं पाया जाता, लेकिन पादप कोशिकाओं में प्लास्टिड पाया जाता है। प्लास्टिड 3 प्रकार का होता है, हरित लवक, अवर्णित लवक और वर्णित लवक।
ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट अर्थात अवर्णित, हरित लवक, अवर्णित लवक और वर्णित लवक। अवर्णित लवक का काम क्या है? हरित लवक का काम है भोजन को स्टोर करना अर्थात भोजन का बनाना। हरित लवक का काम है भोजन को बनाना। अवर्णित लवक का काम क्या है? भोजन को स्टोर करना पत्तियों और जड़ में। और वर्णित लवक का काम क्या है? रंग प्रदान करना। जिससे जैसे टमाटर में, टमाटर का लाल रंग काहे की वजह से होता है? तो लाइको, टमाटर का लाल रंग होता है लाइकोपेन। टमाटर का लाल रंग लाइकोपेज की वजह से। चुकंदर का कलर बीटानिन की वजह से। पेड़ में अर्थात फल में पीला रंग जैंथोफिल की वजह से। गाजर में का जो रंग रहता है सुनहरे कलर का वो होता है बीटानिन की वजह से। तो प्लास्टिड के अंदर 3 प्रकार के लवक पाए जाते हैं। लवक, हरित लवक, हरित लवक अर्थात लवक 3 प्रकार के होते हैं। जैसे हरित लवक, फिर होता है क्लोरोप्लास्ट, जिसे बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। फिर दूसरा होता है अवर्णित लवक, जिसे बोलते हैं ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। और तीसरा होता है वर्णित लवक, जिसे बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट। हरित लवक क्या करता है? भोजन का निर्माण करता है। अवर्णित लवक क्या करता है? भोजन को संग्रह करता है अर्थात इकट्ठा करता है पत्तियों और जड़ों में। और वर्णित लवक कलर प्रदान कर देता है। जैसे चुकंदर, टमाटर का लाल रंग किस वजह से होता है? लाइकोपेज की वजह से। और चुकंदर का जो कलर रहता है लाल के, सुनहरे कलर का लाल से कमज़ोर ही रहता है। वो क्यों होता है? जो चुकंदर का कलर होता है वो होता है बीटानिन की वजह से। और गाजर में जो कलर रहता है वो कैरोटीन की वजह से। और चुकंदर में होता है बीटानिन की वजह से। अब फल में जो पीला रंग प्रदान करता है वो होता है जैंथोफिल की वजह से। और हमारे शरीर में देखोगे तो हमारे शरीर में एक पाया जाता है जो, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जो काले कलर के होते हैं अर्थात सांवले कलर के। तो सांवले कलर होने की वजह से जो जंतु कोशिका जो हमारे शरीर में पाया जाता है वो पाया जाता है मेलानिन। क्या पाया जाता है? मेलानिन या मेलाटोनिन। देखो मेलानिन क्या करता है? हमारे शरीर में जो सांवला अर्थात काला कलर जो होता है वो मेलानिन की वजह से होता है। मेलानिन क्या करता है? जो सूर्य से पराबैंगनी किरणें आती हैं उससे हमें सुरक्षा प्रदान करता है। भारत में लगभग सभी लोग ही काले अर्थात सांवले कलर के हैं, जिससे सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी। और वैसे भी सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों में जो छेद था वो धीरे धीरे क्या हो रहा है? बंद हो रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसे नहीं कि भारत और सूर्य जब भी आएंगी पराबैंगनी किरणें, तो पराबैंगनी किरणें आएंगी तो हमारे शरीर जाके अटैक कर देंगी। पराबैंगनी किरणें अगर हमारे शरीर में आती हैं और टकराती हैं हमारी त्वचा से तो हमें कैंसर रोग हो सकता है। लेकिन उसके लिए एक रीजन है,
पराबैंगनी किरणें वहीं पर अटैक करेंगी जो व्यक्ति गोरा है। और सबसे बड़ी बात है जिसमें मेलानिन नहीं पाया जाता। और इसके बाद भी एक और ज़बरदस्त चीज़ यह है कि यह लगभग -180 डिग्री सेल्सियस अर्थात टेम्परेचर माइनस में होगा, वहीं पर ही ये अपना प्रभाव दिखाती है। इसलिए भारत में ऐसी कोई समस्या नहीं। भारत में टेम्परेचर हमेशा 25-30 डिग्री से ऊपर ही रहता है। लेकिन जैसे यूरोपीय देश है वहाँ पर ठंड बहुत अधिक होती है और अंटार्कटिका में ऐसा सबसे अच्छा माहौल है। तो सबसे पहले जो नीचे है एक महाद्वीप जिसे बोलते हैं, मतलब महाद्वीप है कॉन्टिनेंटल, तो देखा जाए तो सबसे ज़्यादा दिक्कत है अंटार्कटिका में। अंटार्कटिका में निर्जन क्षेत्र अर्थात वहाँ पर जल अर्थात लोग रहते ही नहीं हैं, इसलिए सबसे ज़्यादा पराबैंगनी किरणों का प्रभाव देखने को मिल रहा था अंटार्कटिका में। तो हमारा मेलानिन जो हमारे शरीर में सांवला अर्थात काले कलर के होते हैं, ये हमारे शरीर से सुरक्षा प्रदान करता है पराबैंगनी किरणों से, उससे कोई दिक्कत नहीं है। देखिए जब कभी भी अब अगर हम केंद्रक के अंदर बात करें तो केंद्रक के अंदर पाया जाता है डीएनए और आरएनए। देखिए डीएनए के अंदर हमारे लगभग जो गुणसूत्र होते हैं, गुणसूत्र की खोज की थी वाल्डेयर ने। डीएनए के अंदर पाया जाता है केंद्रक के अंदर पाया जाता है डीएनए, और केंद्रक के अंदर डीएनए पाया जाता है तो डीएनए की जानकारी, डीएनए में पूरी जानकारियाँ छिपी हुई हैं। यह जानकारी छिपी हुई है कि 2 हाथ किसके होंगे, 2 पैर होंगे, दो आँखें होंगी, 1 नाक होगी, बाल होंगे। डीएनए हमको शरीर का जो निर्माण होता है, शरीर के अंदर कोई जानकारी रहती है, इन्फॉर्मेशन, वो डीएनए में रहती है। देखिए कभी कभी देखते होंगे कि आप जैसे लौकी आती है तो लौकी में कहते हैं इंजेक्शन वाली लौकी है, ऐसा कुछ नहीं है। वैज्ञानिकों ने ये देखा कि जैसे तरोई है, चचीरा है, जिसमें लंबेपन का गुण होता है अर्थात जिसमें लंबाई का गुण होता है, उस डीएनए में लंबाई वाले गुण को निकाल लिया। यह एक बहुत जटिल कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, कठिन प्रक्रिया है डीएनए से उस गुण को निकालना, लेकिन यह अपने भारत में पूरी तरीके से बैन है और ऐसा कुछ नहीं किया जा सकता। लेकिन पेड़ पौधे की सब्जियों में इसमें रोक नहीं लगी है, अर्थात डीएनए लंबे वाले का डीएनए निकालकर और लौकी में लगा दिया जाएगा। तो डीएनए का काम है, जो जानकारी है उसका तो काम है कि हम बड़ा कर दें। तो देखोगे आज रात के लगाओगे सुबह इतनी बड़ी लौकी हो जाती है। लौकी में लंबी तो हो जाती है लेकिन वो प्रोटीन, वो फायदेमंद चीज़ें नहीं रहती जो शरीर के लिए, जो नेचुरल लौकी बनती है जिससे हमारे शरीर में फ़ायदा दे। तो इसी प्रकार डीएनए में भी ऐसा है। मान लीजिए माता पिता दोनों काले हैं, डीएनए से हम किसी दूसरे डीएनए से गोरा वाला गुण आपके अंदर इम्प्लिंट कर दें अर्थात अंदर प्रवाहित करा दें। जैसे इम्प्लीमेशन करा देंगे आपके अंदर तो देखोगे मम्मी पापा के पूरे गुण तो आ जाएंगे, लेकिन जो गोरा वाला गुण होगा जो दूसरे डीएनए से लिया गया है, हम गोरे हो जाएंगे। कभी कभी क्या होता है कि केंद्रक अच्छे से काम नहीं करता है। अब केंद्रक जब अच्छे से काम नहीं करता है, देखो केंद्रक का काम है, अब केंद्रक यह बताता है कि जैसे नाक है तो केंद्रक के अंदर डीएनए और आरएनए, तो केंद्रक बताता है कि एक नाक, तो नाक किन कोशिकाओं से बनी हुई है। नाक जो बनी है, नाक की कोशिका अलग होती है मस्तिष्क का न्यूरॉन से, कार्डियक सेल से बना हृदय, हेपेटिक सेल से बना हुआ है लीवर। उसी प्रकार सबकी अलग अलग कोशिकाएं हैं। मान लीजिए पैर की कोशिका जीभ वाली कोशिका से बना दे तो पैर तो बिल्कुल पतला बनेगा, अर्थात अलग अलग कोशिकाएं हैं। तो नाक वाली कोशिका से नाक वाली कोशिका का निर्माण करता है कौन? केंद्रक। केंद्रक के अंदर जानकारी छिपी रहती है डीएनए के रूप में, अर्थात नाक वाली कोशिका से नाक का ही निर्माण करना है। कभी कभी क्या होता है कि केंद्रक अच्छे से काम नहीं करने लगता। जब केंद्रक अच्छे से काम नहीं करने लगता है तो उसमें ये देखने को मिलता है कि देखोगे कभी कभी देखोगे तो किसी किसी के 4 पैर वाला जो जानवर रहता है उसके कुबर से 1 पैर और निकल आता है। केंद्रक की जब अच्छे से काम नहीं करता तो उसे ये आइडिया ही नहीं लग पाता है कि मुझे करना क्या है। तो जो कोशिका उसको कुबड़ वाली कोशिका से जो कुबड़ बनाना था उसमें वो हड्डी बनाने का काम करने लगता है। और देखोगे तो कि तीसरी एक पांचवा पैर पैदा हो जाता है। और कभी कभी देखो किसी जानवर में 2 आँख रहती है और तीसरी आँख का आकार बन जाता है। उसके अंदर वो एक बीमारी है, डिसीज है, जिसमें केंद्रक अच्छे से काम नहीं कर रहा है। लेकिन अंधविश्वास में अपने ही देश में लोग कहने लगते हैं कि प्रकृति का दिया हुआ है, ये भगवान के अवतार हैं। ऐसा कहीं कुछ नहीं होता है। केंद्रक ही अच्छे से काम नहीं करने लगता। जब केंद्रक अच्छे से काम नहीं करने लगता है, जब केंद्रक अच्छे से काम नहीं करता,
केंद्रक के अच्छे से काम नहीं करने की वजह से हमारी कोशिका में अधिक निर्माण हो जाता है और नई नई तरीके के विकार देखने को मिलते हैं। जैसे मान लीजिए जैसे कैंसर होता है, कैंसर से होता ही क्या है, कोशिका का अधिक निर्माण। मान लीजिए हमें जीभ में कैंसर हो गया तो जीभ इतनी ज़्यादा ना फूल कर इतनी मोटी हो जाएगी कि हम सांस या कुछ खा ही नहीं पाएंगे। जब सांस और खा ही नहीं पाएंगे तो हमारी भूख और प्यास से मौत हो जाएगी। तो कैंसर का मतलब होता है कोशिका का अधिक विभाजन। और यही तो सब केंद्रक, जब केंद्रक अच्छे से काम नहीं करता तो उसमें विकार और समस्याएँ आने लगती हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको कोशिका समझ में आई होगी। एक बार मैं जल्द से रिवीजन करवाए दे रहा हूँ। देखिए, कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में तथा केंद्रक की खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। जीवित कोशिका की खोज कर दी एंटोनी वान ल्यूवेखान ने 1674 में और मृत कोशिका की खोज कर दी रॉबर्ट हुक ने। सबसे बड़ी कोशिका शरीर के अंदर पाई जाती है ओवम अर्थात अंडाणु और सबसे छोटी कोशिका पाई जाती है स्पर्म अर्थात शुक्राणु। सबसे लंबी कोशिका पाई जाती है न्यूरॉन सेल और सबसे बड़ी कोशिका जो विश्व में सबसे बड़ी कोशिका है शुतुरमुर्ग के अंडे की। तो सबसे छोटी कोशिका है माइक्रोप्लाज्मा। देखिए, इसके अंदर कोशिका के अंदर बहुत सारी चीज़ें पाई जैसे अल्टमैन ने खोज कर दी माइटोकॉन्ड्रिया की, लाइसोम कर दी डी डुवे ने लाइसोसोम की खोज कर दी। राइबोसोम का काम है प्रोटीन का निर्माण कर देना। अंतःप्रतभ जालिका का काम है अंदर से शरीर को ढाल प्रदान करना। कोशिका द्रव्य क्या करता है, पुरकिंजन ने बताया कि एक जीवन का आधार है। सेंट्रोसोम कोशिका का क्या कर देता है, विभाजन कर देता है। लाइसोसोम आत्मघाती थैली कहलाता है। रिक्तिका क्या करती है, ये पानी को स्टोरेज करती है। कोशिका झिल्ली हमारी आवरण की तरह कार्य करती है। केंद्रक कोशिका को नियंत्रित करता है। आइए समझते हैं अब अपने लेक्चर के माध्यम से जो मैंने लिख रखा है उसको आप एक स्क्रीनशॉट के माध्यम से समझ सकते हैं।